बच्चों, हमने इसके पहले वीडियो में देखा कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है। उसी को हम एक बार फिर से दोहराते हैं कि जब कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में जस्ते का चूर्ण मिलाया जाता है तो जिंक सल्फेट का रंगहीन विलयन तैयार होता है, साथ ही साथ तांबा भी बनता है। तो इसी को हम जब रासायनिक समीकरण के रूप में लिखेंगे तो ये इस प्रकार होगा। कॉपर सल्फेट का विलयन में जब हम जस्ते का चूर्ण Zn, जस्ता को Zn कहते हैं, Cu मतलब कॉपर, SO4 सल्फेट, तो जस्ते का चूर्ण मिलाने पर ये विस्थापित हो जाएगा और जिंक सल्फेट ZnSO4 बनता है, साथ ही साथ कॉपर भी तैयार होता है। तो बच्चों, हमने देखा कि इतने बड़े समीकरण को हम इस संक्षिप्त रूप में इनके सिंबॉलिक सांकेतिक रूप से इनको हम लिख सकते हैं। तो ये जो रासायनिक समीकरण की जो लिखने की पद्धति है, इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ सोपान होते हैं। तो आइए अब हम रासायनिक समीकरण लिखने के सोपानों की ओर ध्यान देते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है रासायनिक समीकरण लिखने के सोपान। रासायनिक समीकरण लिखने के क्या सोपान हैं, मतलब स्टेप्स क्या हैं। बच्चों, हमने वीडियोस में देखा कि जो जिन तत्वों के बीच रासायनिक जिन तत्वों के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है उन्हें अभिकारी पदार्थ कहते हैं, और इनके फलस्वरूप इनके रासायनिक अभिक्रिया से जो उत्पाद तैयार होते हैं, जो पदार्थ तैयार होते हैं, इन्हें हम उत्पाद कहते हैं। तो रासायनिक अभिकरण लिखते समय जो अभिकारी पदार्थ होते हैं, बच्चों ध्यान दीजिए, अभिकारी पदार्थ माने वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे यहाँ पर कॉपर सल्फेट और जिंक ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इसलिए ये अभिकारी पदार्थ हैं, और चूंकि इनके रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिंक सल्फेट बना है और कॉपर बना है, इसलिए ये यहाँ पर उत्पाद हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया लिखते समय हमेशा अभिकारी पदार्थ को हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है। बच्चों, ये आपको ध्यान देना है खाली। और उत्पाद मतलब बनने वाले जो नए पदार्थ हैं उनको हमेशा दाईं ओर लिखा जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे अभिकारी पदार्थ को हमने बाईं तरफ लिखा है और उत्पाद को हमने दाईं ओर लिखा है। बच्चों, जब दूसरा नियम है, जब दो या दो से ज़्यादा अभिकारी पदार्थ हैं तो उनके बीच में हमको प्लस चिन्ह दिखाना पड़ता है, या दो या दो से ज़्यादा उत्पाद भी होते हैं तो उनके बीच में भी ये प्लस चिन्ह दिखाना होता है, ताकि इससे ये पता चलता है, यह प्लस चिन्ह ये दर्शाता है कि एक से या दो से ज़्यादा अभिकारी पदार्थ हैं, आपस में रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं। तीसरा नियम है बच्चों कि दोनों अभिकारी पदार्थ और उत्पाद, इनको अलग अलग दर्शाने के लिए बीच में ऐसे तीर का चिन्ह लगाया जाता है। तीर का चिन्ह लगाने से ये क्लियर हो जाता है कि बाईं ओर वाले अभिकारी पदार्थ हैं और दाईं ओर वाले उत्पाद हैं। नियम नंबर 4 है कि जैसे जैसे पदार्थों की जो अवस्थाएं होती हैं, जैसे अगर कॉपर सल्फेट विलयन है तो वो द्रव अवस्था में होगा, लिक्विड में होगा, तो पदार्थों की अवस्था लिखना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों। अगर कोई पदार्थ ठोस है तो उसे हम S, जैसे अगर कोई ठोस पदार्थ है तो उसको हम सॉलिड S से दर्शाते हैं। अगर कोई द्रव पदार्थ है तो लिक्विड L से दर्शाते हैं। अगर कोई पदार्थ या उत्पाद गैसीय रूप में है तो उसको हम G से दर्शाते हैं। अगर वो पानी के विलयन के रूप में है, लिक्विड के रूप में है, विलयन के रूप में है, तो उसको हम एक्वस के रूप में दर्शाते हैं। पानी का विलयन का मतलब होता है कि एक्वस मतलब पानी में ये घुला हुआ होता है कोई पदार्थ, तो इस प्रकार से हमको दर्शाना पड़ता है। जैसे हम फिर से अभिक्रिया लिखते हैं, CuSO4 प्लस जिंक SO4 प्लस कॉपर। तो बच्चों, ये अभी फ़िलहाल ये अधूरा लगता है, इसलिए हम इसकी अवस्था लिखते हैं। जैसे जली विलयन है इसलिए एक्विस होगा, जिंक चूर्ण है
पाउडर रूप में है इसलिए ये ठोस अवस्था में होगा। जिंक सल्फेट का विलयन बनता है इसलिए ये भी जलीय अवस्था में होगा, एक्वस। और कॉपर ठोस पदार्थ होगा इसलिए ये एस अवस्था में होगा। तो पदार्थों को लिखते समय उनकी अवस्था भी हमको दर्शानी होती है। अगर हम किसी पदार्थ को बच्चों अगर हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो गर्म करने के लिए तीर के ऊपर ये डेल्टा का चिन्ह बनाया जाता है। बच्चों इस डेल्टा का मतलब होता है कोई पदार्थ को गर्म करना या ऊष्मा देना, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि अगर किसी पदार्थ में ऊष्मा दी जाती है बाहर से तो उसके लिए इस प्रकार का चिन्ह दर्शाया जाता है। छठा, अगर जैसे उत्पाद अगर कोई बनता है, अगर ये ऊपर की ओर दिशा है तो इसका मतलब वो गैसीय अवस्था में है, वो गैस बन रही है। और अगर वह तीर का चिन्ह नीचे की ओर किसी उत्पाद में होता है तो इसका मतलब वह अवक्षेप होता है। अवक्षेप मतलब आप इसको कह सकते हैं बच्चों, जैसे कीचड़ होता है थोड़ा सा कड़क, उस तरीके से लिक्विड में ही थोड़ा सा कड़क फॉर्म, तो उसको हम अवक्षेप कहते हैं। तो अगर बच्चों तीर की निशान ऊपर की ओर होगा तो इसका मतलब होता है कि वो पदार्थ गैसीय अवस्था में है, इसलिए वो ऊपर की ओर गैस की तरह से उड़ जाएगा। और अगर एरो का निशान नीचे की तरफ होगा तो वो पदार्थ अवक्षेप की अवस्था में होता है, मतलब थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि वो कीचड़ जैसा कड़क होगा। सातवां स्टेप है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को घटित होने के लिए विशिष्ट तापमान या विशिष्ट दाब या उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ती है। तो इसको हम तीर चिन्ह दर्शा के ऊपर और नीचे इस प्रकार से लिखते हैं। जैसे कोई पदार्थ को गर्म करने पर 80 डिग्री सेल्सियस गर्म करना है तो यहाँ पर उसका हम तापमान लिखते हैं, यहाँ पे उसका हम तापमान लिखते हैं। और नीचे हम उसमें क्या पदार्थ मिला रहे हैं तापमान को बढ़ाने के लिए, उत्प्रेरक, अगर आप कोई उत्प्रेरक मिक्स कर रहे हो तो वो नीचे आता है। जैसे वनस्पति तेल का जब वनस्पति घी में बनाया जाता है तो 60 डिग्री सेल्सियस तापमान तक उसको गर्म किया जाता है। साथ ही उसमें निकेल का इस्तेमाल उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। तो इस प्रकार से भी बच्चों रासायनिक समीकरण लिखते समय अगर आप तापमान बढ़ा रहे हैं या उत्प्रेरक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी रासायनिक अभिक्रिया में ये जो तीर का चिन्ह होता है इसके ऊपर दर्शाना होता है। गर्म करने के लिए इसको लिखना पड़ता है। तो इस प्रकार से कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं बच्चों जो आपको रासायनिक अभिक्रिया लिखते समय ध्यान में रखना है। तो अब मैं आपको एक और वीडियो इसके बाद सेंड करूँगा जिससे आपको रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार लिखना है और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।